आई होप शैलेंद्र सर नहीं आएंगे आज तक तो 20 मिनट ओके ऊपर हो चुके हैं ऑलरेडी। लेट्स स्टार्ट। ओके मिशन विजिबल है। यस सर। ऑल गुड। सर उससे पहले ना वो मॉड्यूल नंबर 4 में डाउट आ रहा है। बताओ। सर जो पोर्ट स्कैनिंग जो सर्विस आई थी ना, सर हाँ। मेरी सर्विस आ रही है एमएसआर पीसी की। ओके। तो उसमें सर ना तो लॉगिन हो रहा है और ना उसकी मतलब वनरेबिलिटी तो मिल गई मुझे नेट पर। ठीक है। ठीक है। जैसे एफटीपी में लॉगिन हो रहा था ना, उस तरह से नहीं हो पा रहा उसमें। जस्ट ओके। क्या करती है वो सर्विस? ये तो पता नहीं, एक उसकी वर्जन भी था। वर्जन के नाम से ढूंढा कुछ? हाँ विंडोज डिफेंडर कुछ ऐसा वर्जन था, 1 मिनट अभी देखता हूँ मैं। सर्विस को इनमरेट करने से पहले पता होना चाहिए सर्विस करती क्या है। तो अगर ओके आपको पता ही नहीं कि एफटीपी करता क्या है तो आप कैसे उस पर लॉग इन कर लोगे? समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सब पता होना चाहिए कि सर्विस करती क्या है। ओके सर। टाइम। आप सिंपल अगर 30 कॉमन प्रोटोकॉल्स भी याद कर लोगे उनको समझ लोगे कि कैसे काम करते हैं हाँ सर। तो भी काफी होगा। 30 कॉमन ओके। पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल ओके सर। अगर ये भी याद कर लोगे तो भी काफी है क्योंकि ओके। वो 30 प्रोटोकॉल्स या फिर 30 पोर्ट्स आपको ओपन मिलते हैं मल्टीपल मशीन में। ठीक है। वो आपको ओके सर। ऑलमोस्ट हर जगह पे ओपन मिलेंगे। ओके सर। वह पढ़ना कि एम एस आरपीसी करता क्या है पहले। ठीक है। फिर उसका ओके जो वर्जन है उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स ढूंढना। फिर अगर उस पर करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो तभी करेक्शन स्टैब्लिश होगा। एफटीपी के लिए मुझे पता था कि उसके बाद करेक्शन स्टैब्लिश कर सकता हूँ सिंपल उसकी तो कमांड है एफटीपी और आईपी एड्रेस। यस सर। उसके थ्रू हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया था। बट इन हाँ। केस अगर एम एस आरपीसी आपको कनेक्शन स्टैब्लिश ना करता हो ओके कैसे कर लोगे आप? एचटीटीपी सर्विस है मेरी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ओके। आप ओके उससे सर। लॉगिन थोड़ी कर पाओगे सिंपल। हाँ समझ रहे हो सर्वर। मतलब? ओके सर। सर्वर क्रिएट कर रहा है वहाँ पे। अब उससे लॉगिन थोड़ी कर पाओगे कहीं पे। ओके सर। लॉगिन तो ब्राउजर के थ्रू ही होगा। वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया पूरा पूरा क्योंकि उससे आप एफटीपी की तरह लॉगिन नहीं ले पाओगे। ओके सर। हाँ तो एक बार पहले पढ़ना कि सर्विस करती क्या है और फिर ओके। उसको आगे इनमरेट करना है हमें। ओके सर। थैंक यू। ये तो एक कॉमन प्रोटोकॉल्स की लिस्ट है। राइट इनमें से आपको कुछ ओपन मिले भी थे वहाँ पे। यस सर। 443 HTTPS LDP ये जनरली ओपन मिलते हैं हमें ये पोर्ट्स। ओके सर। राइट। पहले पढ़ो कि सर्विस करती क्या है फिर उसको इनमरेट करो आगे क्योंकि इसका ये काम है। तो ये भी अवेलेबल होगा ये ऑप्शन इस तरीके से इनमरेट करो उनको। सो हमारा जो 5th मॉड्यूल था 5th था या 6th था अनलिमिटेड असेसमेंट पार्ट 5th था। यस सर। हम प्रैक्टिकल काफी हद तक कर चुके थे हाँ जहाँ तक मुझे याद है। निशस तक हम थोड़ी मतलब। पोर्शन पढ़ चुके थे सिर्फ हाँ इनकी रिपोर्ट्स नहीं मिली थी हमें। राइट बाकी हम स्कैन सबके एग्जीक्यूट कर चुके थे ऑलमोस्ट। उसमें नेटवर्क स्लो था तो हम रिपोर्ट नहीं देख पाए थे कोई इशू नहीं है। ओके। यस तो अपनी एक ट्राई की खुद से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके। सर ट्राई करूँ। अभिषेक हैव यू ट्राइड? यस सर मैसेज किया। उसकी रिपोर्ट समझ में आई सिंपल रिपोर्ट देता है नेसेस एक्स्ट्रा कुछ नहीं देता उसमें। सर वो तो सिंपल ही है।
स्कैनर्स आप जितना ट्राई करोगे, ये नहीं है कि सिर्फ यही 3 या 4 स्कैनर्स हमारे पास, वी हैव मल्टीपल स्कैनर्स। ये उनमें से कुछ के एग्जांपल्स हैं। ओके, तुझे ट्राई करना एक बार, इन केस समझ में ना आता है देन वी विल कंटिन्यू विद इट। ओके सर। आज का काम कर लेते हैं, सिस्टम हैकिंग पार्ट, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा। तो लेट मी शेयर द नोट्स। कल आपका वीक ऑफ है, तो वीक ऑफ तो नहीं है, छुट्टी है, मतलब सिंपल। ओके सर। कल क्रिसमस की छुट्टी करते हैं। ओके सर। That मैंने आपको नोट्स शेयर कर दिए हैं, चैट पे एक बार चेक कर लो। चैट पर दिए सर? हाँ, चैट पे दिए मैंने आपको नोट्स। सर चैट पे तो नहीं आए अभी तक। फाइल जा चुकी है। अभिषेक, आपको मिले नोट्स? यस सर, मिल रहा है। सुरेंद्र सर, आपको भी मिलने तो चाहिए, तो चैट पे नोट्स डाल चुका हूँ मैं, देख लो, अगर नहीं चैट मिलते तो कहीं और डालते हैं फिर। नहीं मिले सर मुझे चैट पर। मिले चैट नहीं पे? मिल नहीं कोई मिल रहे। आपको लिंक दे देता हूँ। एक बार चेक कर लो लिंक एक्सेसिबल है कि नहीं है। ओके सर। सर डाउनलोड हो गए। ठीक। मॉड्यूल 5 के दिए है ना आपने? मॉड्यूल 6 के सिस्टम हैकिंग पार्ट। मॉड्यूल 5 हमारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पार्ट था। मॉड्यूल 5 के आए हैं सर अभी तो। मॉड्यूल 5 हाँ मॉड्यूल मॉड्यूल 5 के नोट्स, मॉड्यूल 6 के नोट्स दिए मैंने आपको। ओके, मैंने अब गलत फाइल अपलोड कर, 5 के आ रहे हैं। हाँ मैंने गलत फाइल अपलोड कर दी थी। ओके सर। ओके। नया लिंक दिया मैंने चैट पे। ओके सर। तो आज का हमारा मॉड्यूल है सिस्टम हैकिंग। मतलब क्या है सिस्टम हैकिंग का? सिंपल, किसी सिस्टम पर एक्सेस पाना। अनऑथराइज्ड एक्सेस और सिस्टम, वहां से फिर फाइल्स लेनी है आपको, जो भी मैलिशियस काम करना है उसके लिए आपको एक्सेस होनी चाहिए। ओके सर। राइट, तो लेट्स स्टार्ट योर मॉड्यूल। तो मेन फोकस हमारा रहेगा एक्सेस लेने के ऊपर। हमें सिस्टम की एक्सेस लेनी है, अनऑथराइज्ड और ऑथराइज्ड, डजंट मैटर, राइट? देन वी हैव सम सर मेथड फॉर सिस्टम हैकिंग। यस, हम सिस्टम हैकिंग मतलब उस पे एक्सेस आएंगे, एक्सेस करेंगे सर। हाँ। हमारे उसके पास भी तो हमारी होगी आइडेंटिटी, एड्रेस वगैरह, आपकी साइड से जिसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही, गिटार बज रहा है। गिटार। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। ओके सर। कह रहे कि हम जिस मशीन पर हैक करेंगे हाँ,
जिनकी वो मशीन है सर उनके पास हमारे आईपी एड्रेस पहुंच जाएगा सर, हाइड होगा हमारे एड्रेस। लेट मी शो यू एग्जांपल। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। आप पूछ रहे हो कि हमने जब उसको हैक किया उसके पास मेरा आईपी एड्रेस पहुंचेगा नहीं हाँ पहुंचेगा एग्जैक्टली। हाँ सर। तो फॉर दैट पार्ट मैं एक सिंपल कमांड लिख रहा हूँ। मैंने पहले भी लिखी हुई आई थिंक पाइथन हाइफन एम सिंपल पाइथन सर्वर स्टार्ट करने के लिए। पाइथन हाइफन एम सिंपल एचटीटीपी सर्वर। सर मैं एक सिंपल एचटीटीपी सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ इस डायरेक्टरी पे। सर ठीक है। सो अगर मैं इस आईपी एड्रेस और इस पोर्ट के साथ ब्राउजर पे खोलता हूँ इस आईपी को, बाय डिफॉल्ट हमारी पोर्ट नंबर कौन सा यूज करता है एचटीटीपी। हमारे एचटीटीपी का पोर्ट नंबर कौन सा है बाय डिफॉल्ट। किसी को नहीं पता। हेलो अभिषेक हेलो सुरेंद्र। हेलो। बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है। पोर्ट हाँ पोर्ट नंबर एचटीटीपी सर्विस कौन सा पोर्ट नंबर यूज करती है बाय डिफॉल्ट। इतनी देर में तो गूगल से भी मिल जाता। 80 आई थिंक सर 80 करता है 80 80 ही का करता है वो। ना। पोर्ट नंबर 80 बाय डिफॉल्ट यूज करता है एचटीटीपी सर्विस के लिए। बट अगर आपने आपका सर्वर किसी और पोर्ट पे स्टार्ट किया है तो यू हैव टू स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर। ओके। मेरा ओके सर्वर पोर्ट नंबर 8888 पे स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है तो मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखा है। अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो मेरा सर्वर एक्सेसिबल नहीं होगा। अनेबल टू कनेक्ट। ओके सर जस्ट मेक इट एक्सेसिबल यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखूंगा मेरा 8888। ओके मुझे फाइल्स डायरेक्टरीज सब कुछ दिख रहा है। यस सर यहाँ पे देखो मुझे क्या मिला है सर्वर लॉग। ये सिंपल सर्वर लॉग्स का एग्जांपल है। ओके। मुझे मिला है इस आईपी से रिक्वेस्ट आई। ओके। ये उसका टाइम स्टैम्प है। किस टाइप की रिक्वेस्ट थी गेट रिक्वेस्ट थी। एचटीटीपी वर्जन 1.1 यूज हुआ है और ये स्टेटस कोड है। ओके क्लियर है। तो आपकी आईपी एड्रेस हमेशा स्टोर होते हैं। जब भी कनेक्शन की रिक्वेस्ट आती है रिस्पॉन्स आता है कनेक्शन स्टैब्लिश होता है किस पोर्ट पे होता है किस टाइम पे हुआ है कौन सी सर्विस यूज हुई है वहाँ पे सब कुछ। ओके हाँ तो आपकी आईपी एड्रेस हमेशा स्टोर होते हैं जब आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो। क्लियर है। ओके सर तो these are the methods जो हम पढ़ेंगे फॉर सिस्टम हैकिंग पार्ट। द फर्स्ट वन इज पासवर्ड क्रैकिंग। हम मशीन का पासवर्ड कैसे क्रैक कर सकते हैं फॉर विंडोज स्पेसिफिकली। देन वी विल ट्राई टू बाईपास द एक्सेस कंट्रोल्स। ये अगर यूजर नेम पासवर्ड लगा है तो उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं हम। देन वी लर्न अबाउट एक्सप्लॉइटिंग सर्विसेज। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन अवर इनमरेशन पार्ट। हमने मशीन की एक्सेस ली थी जैसे सर्विस के थ्रू एफटीपी के थ्रू टेलनेट के थ्रू। ये उसी यस का सर पार्ट है एक्सप्लॉइटिंग सर्विसेज। आप सिंपल उसके वर्जन से फाइंड कर सकते हो या फिर उस सर्विस को ही एक्सप्लॉइट कर सकते हो सिंपली विद डिफॉल्ट मैनर्स। ओके। देन वी ट्राई टू एग्जीक्यूट अ मैलिशियस फाइल जिसके थ्रू हमें एक्सेस मिलती है। अगर सिंपल वर्ड में समझाओ तो एक वायरस की तरह कि जिससे हैकर्स मशीन को हैक करते हैं वो भी देखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द पासवर्ड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब वही है पासवर्ड क्रैक करना है मशीन की एक्सेस लेनी है हमें इन अनऑथराइज्ड मैनर। राइट। ऑथेंटिकेशन के तीन तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन यूजर नेम एंड पासवर्ड जो हमको जनरली देखने को मिलता है। सेकंड वन इज विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक द फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन जो मोबाइल में आप यूज करते हो सिस्टम्स में यूज करते हो फॉर फिंगरप्रिंट स्कैनर रेटिना स्कैनर्स। राइट। यस देन वी हैव सम ओनली ऑथराइज्ड डिवाइसेस। सिंपली अगर कहूँ तो मैक एड्रेस फिल्टर कर दिया आपने किस अगर इस मैक एड्रेस के साथ रिक्वेस्ट आ रही है तो ही आप यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करोगे वरना आप यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई तक नहीं करोगे। समझ रहे हो।
So you can जैसे only एक specify the authorized. Yes. तो OTP तो ऑथेंटिकेशन का है एग्जांपल, OTP जो आता है जनरेट होता है, हाँ, OTP मैंने सिंपल एग्जांपल्स दिए हैं ऑथेंटिकेशन के। वो 2FA का पार्ट होता है जनरली, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हम यूज करते हैं। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद एक OTP आएगा, या फिर आप सिंपल कोई ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जो गूगल की आती है जनरली, गूगल ऑथेंटिकेटर, तब आपको OTP मिलता है, टाइम बेस्ड OTP मिलते हैं वहाँ पे, राइट। आप उनको भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो पार्ट इसी का है, यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। These are the 3 types of authentication जो आप जनरली देखते हो या फिर फेस करते हो रियल लाइफ में, राइट। फिर कुछ क्वेश्चन है कि आपका गुड पासवर्ड कैसा होना चाहिए, एक पासवर्ड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि वो सिक्योर हो। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज पासवर्ड शुड बी इन केस सेंसिटिव फॉर यूजर, बट केस सेंसिटिव फॉर होम, फॉर सर्वर जो उसको वेरीफाई कर रहा है पासवर्ड को, उसके लिए पासवर्ड केस सेंसिटिव होने चाहिए। अगर सपोज आपका सर्वर ROOT और ROOT इनको सिमिलर और सेम पासवर्ड मानेगा तो वो गलत है। सर्वर के लिए पासवर्ड होना चाहिए केस सेंसिटिव, राइट। बट जो यूजर है जो पासवर्ड इन केस सेंसिटिव यूज करना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर्स, समझ रहे हो। ओके सर। हाँ, यूजर को हमेशा मिक्स यूज करना चाहिए, लोअर केस और अपर केस। और सर्वर को हमेशा केस सेंसिटिव पासवर्ड समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि वो अपर केस और लोअर केस सेम ही ट्रीट कर रहा है, राइट। Then you can use special characters and numbers in your password, which gives you strength. हम जब ब्रूट फोर्स करते हैं तो आपका पासवर्ड जितना कॉमन, जितना सिंपल होगा, उसका ब्रूट फोर्स करना इतना ही इजी होगा। आप जितने स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें ऐड करोगे उतना ही ब्रूट फोर्स करना डिफिकल्ट रहता है। क्लियर है। देन लेंथी पासवर्ड्स, पासवर्ड को ये नहीं है कि आप सिंपल 8 कैरेक्टर्स पे रख रहे हो, जो हम जनरली पिन्स रखते हैं मोबाइल में, द 4 डिजिट पिन फॉर स्क्रीन लॉक्स। वो 4 डिजिट से स्पेसिफिक बेहतर रहता है कि आप 4 की जगह 7 या 8 डिजिट पिन यूज करो। 4 डिजिट कोई लिमिट नहीं है उसमें, आप जितना लंबा चाहो उतना लंबा पिन रख सकते हो उसमें। आई थिंक 16 की लिमिट है मेरे हिसाब से तो, और 16 डिजिट पिन काफी लंबा हो जाता है। आई डोंट थिंक कि 16 डिजिट पिन कोई ट्राई करता है ब्रूट फोर्सिंग के टाइम पे। सिंपली अगर हम सिंपल मैनुअल ट्राई कर रहे हैं तो हम 4 डिजिट पिन ही ट्राई करते हैं, राइट। तो पासवर्ड जितना लेंथी होगा ब्रूट फोर्स करना उतना ही हार्ड होगा, डिक्शनरी टैग्स उतने ही हार्ड होंगे उसके ऊपर। पासवर्ड्स की जगह पास फ्रेजेस यूज करो, लाइक सिंपल नाम या फिर फोन नंबर की जगह पास फ्रेजेस यूज करो। मतलब पूरे पूरे सेंटेंस लिख दो पासवर्ड के अंदर, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम देयर, पूरे पूरे सेंटेंसेस यूज करो इंस्टेड ऑफ ओके सिंपल पासवर्ड्स। सिंपल एग्जांपल दूं तो मैंने अपना पासवर्ड लिखा सिद्धार्थ@0001। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई एम सिद्धार्थ एंड दिस इज 0001। ये स्ट्रॉन्ग है मेरा, ये पासवर्ड की लेंथ ज्यादा है, बीच में स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, द स्पेस, ब्लैंक स्पेस जिन्हें बोलते हैं, ओके। इसको मैं इन केस सेंसिटिव लिख सकता हूँ, द स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल केस लेटर्स एंड अपर केस लेटर्स। स्पेशल कैरेक्टर डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे एक और, @। अब और सिक्योर हो गया ये। बेहतर यही रहता है कि आप पास फ्रेज यूज करो इंस्टेड ऑफ पासवर्ड्स। क्लियर है। ओके सर। या तो पासवर्ड शुड बी in case sensitive for user and case sensitive for server part. You can use special characters, you can use numbers, you can use lengthy passwords for more than 8 or 12 or 15 digits or 15 characters, and you can use passphrases instead of simple passwords. Okay. Then we have some common attacks. The first one is non-electronic attack, जिनमें आपको डिवाइस की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, और you can simply say the social engineering attacks. The first one is shoulder surfing. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जासूसी करना, किसी की चुपके से चीजों को ऑब्जर्व करना, टारगेट को ऑब्जर्व करना चुपके से, वो सब आता है शोल्डर सर्फिंग के अंदर। देन वी हैव सोशल इंजीनियर अटैक्स, इसमें फिशिंग, विशिंग एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स आती हैं। देन वी हैव डंपस्टर डाइविंग, कचरे के ढेर से कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालना अबाउट द टारगेट,
It's all about the dumpster diving, right? After this we have some active attacks जिनमें आपको devices की help लेनी पड़ती है. The first one is dictionary attack. आप एक प्री कॉन्फ़िगर्ड टेक्स्ट फाइल यूज कर रहे हो फॉर ब्रूट फोर्सिंग पार्ट, जिसमें हो सकता है उसके नाम हो, उसके फैमिली मेंबर्स के नाम हो, उसके मोबाइल नंबर, उसके डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स. ये डिक्शनरी बोलते हैं उसको हम, या फिर सिंपल उसके अंदर जितने पॉसिबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो सभी के सभी हो. इट डिपेंड्स डिक्शनरी किस टाइप की है आपकी. देन यू कैन यूज रैंडम ब्रूट फोर्सिंग, कि आपने खुद की डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स डाल दिए, कि जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है यूजिंग द alphabets A to Z, using number 0 to 9, using special characters, all of them. जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं मैं सब के सब ट्राई करूंगा. उसे हम सिंपली बोलते हैं ब्रूट फोर्सिंग. ट्राइंग ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, वी कॉल इट अ ब्रूट फोर्स अटैक. देन यू कैन ट्राई फॉर द हैश इंजेक्शन. हैश इंजेक्शंस हम मशीन के एक्सेस लेने के बाद करते हैं. यू सिंपली डंप द हैश फाइल. अगर विंडोज का बारे में बताऊं तो विंडोज आपके जो पासवर्ड होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, एनी आइडिया? जबकि विंडोज के पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होते हैं? टाइप 3. तो विंडोज के पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होते हैं, एनी आइडिया? इफ यू डोंट नो यू कैन सिंपली से नो. नो सर. Yeah, that's good. Let me show you. Windows 10. तो आपके विंडोज के पासवर्ड होते हैं सैम फाइल के अंदर स्टोर. इन सिस्टम विंडोज सिस्टम 32 वहाँ पे होती है एक सैम फाइल के पासवर्ड के हैशेस स्टोर होते हैं वहाँ पे. हैशेस कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहा होता है? वो NTLM. ठीक. तो इन केस ऑफ विंडोज पासवर्ड स्टोर होंगे आपके सैम फाइल के अंदर, और द सिक्योरिटी मैनेजमेंट तक, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजमेंट फाइल के अंदर, फुल फॉर्म उसकी है, राइट. और इन लिनक्स आपके लॉग्स और यू कैन से आपके जो पासवर्ड्स हैं वो स्टोर होते हैं शैडो फाइल के अंदर. दो फाइल्स हैं, एक PASSWD द पासवर्ड फाइल, जिसके अंदर आपके सिर्फ यूजर की डिटेल स्टोर होती है. यूजर के पास प्रिविलेजेस क्या है, कौन कौन से यूजर रजिस्टर्ड है. बट एक्चुअल पासवर्ड आपके शैडो फाइल के अंदर स्टोर होते हैं. dd /etc/shadow फाइल. क्लियर है? ओके जी. इन हैश इंजेक्शन आप सिंपल उन फाइल्स को डंप करते हो, डाउनलोड करते हो. डाउनलोड करने के बाद आप उनके ऊपर हैश क्रैक ट्राई करते हो कि मैं इनके हैशेस तक क्रैक कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ. You can use your own tool, you can use any kind of GitHub tool, or you can simply use websites like Crackstation जो जनरली यूज करते हैं. Okay. You can use Hashcat tool जो कि प्री इंस्टॉल आता है काली के अंदर, बट वो जनरली GPU पे ही चलता है, जिसको पावर काफी चाहिए. Okay. So you can use this website, the Crackstation, for hash cracking part. I hope you're familiar with hashes. Like what is a hash? I take it as yes. Okay, then after the active attacks, we have some passive attacks. कि टारगेट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट किए बिना हमें उसका पासवर्ड क्रैक करना है, फिर उसके सिंपल सिस्टम इन्फॉर्मेशन निकालनी है वहां से. तो फर्स्ट वन इज द वायर स्निफिंग, कि आप टारगेट को एनालाइज कर रहे हो, वहां से उसके बारे में नंबरेट कर रहे हो और फिर सिस्टम को हैक कर रहे हो. ओके. सेकंड वन इज MITM. MITM कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है, वायर स्निफिंग का. जब इसके अंदर भी एज अटैकर नेटवर्क के अंदर बैठ के पैकेट्स को एनालाइज करते हो, मॉडिफाई करते हो, तो वो भी इसी का पार्ट आता है, वायर स्निफिंग का ही कहीं ना कहीं. ठीक. यू कैन यूज द टूल Zerosploit और you can use the Beef exploitation framework. Beef को हम बाद में पढ़ेंगे, जो हमारा वेब का पार्ट स्टार्ट होगा उसमें देखेंगे हम Beef को, बिकॉज ये एक्सेसेस का हिस्सा है कहीं ना कहीं, एक्सेसेस का पार्ट है Beef exploitation, उसमें देखेंगे हम इसको, राइट. यू कैन यूज Zerosploit टूल, सिंपली इसको गिटहब से डाउनलोड करना है और इसको यूज करना है. इसको भी देखते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट में भी. एंड फॉर द मशीन्स, अगर सिंपल राउटर्स एंड ऑल डिफरेंट चीजें हैं तो आप सिंपल डिफॉल्ट पासवर्ड ट्राई कर सकते हो.
इस राउटर के लिए डिफॉल्ट पासवर्ड क्या है, एडमिन पासवर्ड, या फिर जो भी डिफॉल्ट पासवर्ड होंगे वो डिफॉल्ट पासवर्ड, या फिर कुछ लिंक्स हैं जहाँ पे आप मशीन के हिसाब से, फिर मशीन के नाम से डिफॉल्ट पासवर्ड ढूंढ सकते हो। और सर्विसेज एज वेल, यहाँ पे सर्विसेज के लिए भी डिफॉल्ट पासवर्ड मिलेंगे आपको। यू कैन ट्राई डिफॉल्ट पासवर्ड ऑन मशीन्स, ऑन सर्विसेज to gain unauthorized access. After this part, you can try the password guessing part. कि पासवर्ड इतना सिंपल था, आप सिंपली गैस कर पा रहे हो कि उसका नाम हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, फैमिली में से किसी का नाम हो गया, ये सब चीजें आती है पासवर्ड गैसिंग का पार्ट। पासवर्ड खुद से ही गैस कर लिया, काफी वीक पासवर्ड था, राइट। देन यू कैन यूज यूएसबी डिवाइसेस। अगर इन केस विंडो में ऑटो रन एप्लीकेबल है कोई, और आपने कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट लगा के रखी है यूएसबी फाइल के अंदर, तो वहां से भी आप सिस्टम को हैक कर सकते हो कि मैलिशियस फाइल आपके एग्जीक्यूट हुई ऑटो रन पे, आपको कनेक्शन मिल गया, रिवर्स कनेक्शन। और यू कैन सिंपली यूज यूएसबी ड्राइव और पासवर्ड क्रैकिंग पार्ट एज वेल, वो देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में हम अभी। देन वी हैव सम मिटिगेशंस कि हम कैसे बच सकते हैं पासवर्ड क्रैकिंग पार्ट से। फर्स्ट वन इज चेंज डिफॉल्ट पासवर्ड। ये मशीन्स और सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है कि डिफॉल्ट पासवर्ड को हमेशा चेंज करना है। विंडोज पे अगर यूजर का डिफॉल्ट पासवर्ड तो होता ही नहीं, हम खुद ही सेट करते हैं। The default password is applicable on the services and machines, routers, and all other things, right? Do not store, save password in applications. आपने हार्ड कोडिंग के बारे में सुना है? नो सर। हार्ड कोडिंग में जो डेवलपर आपका वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कोड के अंदर ही हार्ड कोड कर देता है कि if this equal to this, execute this command. आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी। यस सर। तो सिंपल एक इफ कंडीशन होती है, इफ a इक्वल टू b, ऐसा कुछ यस सर। याद है? हो यस। सकता है डेवलपर ने जो a की वैल्यू है उस कोड के अंदर ही हार्ड कोड कर दी हो, उसने a की वैल्यू जो मेरी सिंपली की हो सकती है, इफ a, नहीं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ मैं a को अभी, a इक्वल टू 1 2 3 4, राइट। ओके। प्री डिफाइन कर दिया आपने है, यस, ए की वैल्यू को प्री डिफाइन कर दिया है। डेवलपर ने a की वैल्यू कोड के अंदर ही डिफाइन की है, जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपने क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा, सॉफ्टवेयर के क्रैक मिल जाते हैं, उसके इसमें ज्यादातर यही हो रहा होता है कि कीज हार्ड कोडेड होती है वहां पे, राइट। और ये पहले काफी होता था कि पहले सर्वर साइड वैलिडेशन बहुत कम था, सॉफ्टवेयर का एक्टिवेशन क्लाइंट साइड पे ही होता था। यू जस्ट सिंपली एंटर द की एंड यू विल गेट द प्रो वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट। उस टाइम पे इंटरनेट काफी स्लो था हमारे पास, ये भी एक रीजन था। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हार्ड कोडिंग फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनसाइड द कोड, राइट। तो इसी का एग्जांपल है डू नॉट स्टोर सेव पासवर्ड इन एप्लीकेशंस, कि आपने एडमिन का पासवर्ड कोड के अंदर डाल दिया, फिर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाल दी जिसके थ्रू, फिर जिसकी हेल्प से, सपोज आपने एपीआई की जो लॉगिन की है एपीआई की, वो कोड के अंदर डाल दी, और उसके थ्रू कोई भी हैकर अब आपके सर्वर की एक्सेस ले पा रहा है, तो वो भी इसी के अंदर आता है। डू नॉट स्टोर और सेव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनसाइड द एप्लीकेशन कोड, राइट। Another one we have is do not use guessable password, use strong passwords. Store password in the form of salted host, ये salted hashes, ये चीज एप्लीकेबल होती है आपके सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे आपके पासवर्ड स्टोर होते हैं, तो वहां पे सिंपल हैश करने की जगह उन्हें सॉल्टेड हैश यूज करने चाहिए। मतलब क्या है सॉल्टेड हैश का? जो आपका एक्चुअल पासवर्ड है उसके आगे या पीछे कोई प्रीसेट स्ट्रिंग यूज करते हैं वो। जब आपका पासवर्ड है 1234, पासवर्ड इज 1234, जब ये स्टोर होगा सर्वर साइड पे, तो ऐसे इसका सिंपल हैश कैलकुलेट नहीं होगा, इसके पीछे या फिर आगे SID, देन 1234 एंड देन SID, ये पूरा ऐड करने के बाद फिर इसका हैश कैलकुलेट होगा, एंड देन लास्ट इसका हैश जनरेट होगा, जो भी कुछ ऐसा कुछ होता है दिखने में, राइट। तो सर्वर पे सॉल्टेड हैशेस स्टोर होने चाहिए, ये नहीं कि आप सिंपल इसका हैश कैलकुलेट कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो। इसका अगर सिंपल हैश क्रैक करने बैठूं मैं तो बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा, राइट। तो यूज salted hashes on server side.
हमने जो यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड किया है SID, आगे या पीछे आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि दोनों जगह ही ऐड होगा। आप आगे लगाओ, पीछे लगाओ, या फिर दोनों जगह लगाओ, कोई इशू नहीं है। जो स्ट्रिंग आप लगा रहे हो, वी कॉल इट द सॉल्ट। ओके, और जो हैश हुआ है इसको हम बोलते हैं सॉल्टेड हैशेस, और फिर सॉल्टेड हैश, सिंपल। आफ्टर द सॉल्टेड हैश वी हैव सम पॉलिसीज कि पासवर्ड मंथली चेंज होना चाहिए, वीकली चेंज होना चाहिए, या फिर कितने टाइम के बाद पासवर्ड आपका एक्सपायर कर जाना चाहिए, राइट। ये कॉर्पोरेट में होता है जनरली कि इस टाइम के बाद आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा आपके डिवाइस का या फिर आपकी ईमेल आईडी का। अगर आपने नेटवर्किंग यूज की हो, नेटवर्किंग में ऐसा जनरली देखने को मिलता है कि आपका कुछ टाइम बाद पासवर्ड आपका एक्सपायर कर जाता है अपने आप। जो आपका ट्रांजेक्शन का पासवर्ड है, जो लॉगिन का पासवर्ड है, वो एक्सपायर हो जाता है, यू टू रीसेट द पासवर्ड। ये एक पॉलिसी का पार्ट है, चेंज द पासवर्ड वीकली और मंथली बेसिस। वो पॉलिसी में जब भी लिखा होगा तभी एक्सपायर होगा पासवर्ड आपका। देन ये भी सर्वर का ही पार्ट है कि डिफरेंट पासवर्ड फॉर ईच सर्विसेज। हमने इसका बेस्ट एग्जांपल देखा था अभी MSF उसमें, मेटास्प्लॉइट टेबल में। यूजर नेम पासवर्ड फॉर FTP, MSF एडमिन फॉर SSH, MSF एडमिन फॉर टेलनेट, MSF एडमिन। सब जगह पे सेम ही यूजर नेम पासवर्ड था, राइट। तो ये सर्वर साइड पे होना चाहिए कि यूज डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट सर्विसेज। क्लियर है। एंड द लास्ट फॉर द लिस्ट, कॉन्फ़िगर पॉलिसीज फॉर इनकरेक्ट पासवर्ड अटेम्प्ट। कितने रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट के बाद आपका पासवर्ड या फिर आपका अकाउंट लॉक हो जाना चाहिए, कितने अटेम्प्ट्स के बाद आपका सिस्टम अपने आप लॉक हो जाना चाहिए। कॉर्पोरेट में होता है कि अगर आपने इतने रॉन्ग पासवर्ड ट्राई किए, देन ओनली एडमिन कैन चेंज द पासवर्ड और अनलॉक द डिवाइस, वरना आप डिवाइस पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। ये सब कुछ एग्जांपल्स थे या फिर कुछ मिटिगेशंस थी जिन्हें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी साइड या फिर सर्वर साइड पे, फॉर सिक्योर पासवर्ड्स, or to prevent the password based attacks, right? Then we have something called the privilege escalation. क्या नाम सुना है? Privilege escalation. No, sir. And Abhishek, any idea about privilege escalation? Yes, sir, नाम तो सुना है। Okay. तो इसमें होता है क्या एक्चुअली, आप किसी दूसरे यूजर की परमिशंस को एक्सेस करते हो सकता है हो सकता है वो यूजर आपका एडमिन हो, या फिर आपके ही ग्रुप का कोई यूजर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, राइट। अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो वेब में एक अटैक होता है आइडोर अटैक होता है, जिसमें आप सिंपल यूजर आईडी को चेंज करके दूसरे यूजर की आईडी लॉगिन कर लेते हो, जस्ट बाय चेंजिंग अ यूजर आईडी। हम ये आगे पढ़ेंगे वैसे कैसे काम करता है, कैसे प्रैक्टिकल करना है, इसको आगे देखेंगे हम। बट सिंपल अटैक है जिससे आप दूसरे यूजर की आईडी एक्सेस कर पा रहे हो। ये सिंपल प्रिविलेज एस्केलेशन ही है। अगर आपको एक्सेस मिली है एडमिन की, तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। वो स्टार्टिंग में आपके पास प्रिविलेजेस कम थी, आपने प्रिविलेजेस हायर अथॉरिटी की ली है, तो वी कॉल इट है वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। बट इन केस आपको प्रिविलेजेस मिली है सेम लेवल पे ही, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन, राइट। यू आर ऑन द सेम लेवल आफ्टर गेटिंग द प्रिविलेज ऑफ अनदर यूजर। क्लियर है। जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। Yeah, am I audible? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. इन प्रिविलेज एस्केलेशन आप दूसरे यूजर की प्रिविलेजेस लेते हो, उसके पास जो अथॉरिटी है, जो कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर मैं सिंपल कहूँ, टर्मिनल है मेरा, एम सिद्धार्थ, जो कि मेरा यूजर का नाम है। तो मैं एज अ जनरल यूजर हूँ, नॉर्मल यूजर जिसे हम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एपीटी अपडेट चलाता हूँ, वो कह रहा है परमिशन डिनाइड, आई डोंट हैव परमिशंस। ठीक है। अब मेरी तरह ही कोई और यूजर है, कोई और यूजर क्या बताऊँ, सिंपल सपोज कर लो राम,
तो मैं अगर sudo ram करता हूँ, जो कि मेरी तरह ही नॉर्मल यूजर है, वो उसका अकाउंट को एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो परमिशंस होंगी वो सेम लेवल पे ही होंगी। मैं तब भी apt अपडेट नहीं चला पाऊंगा, सिंपल, बिकॉज apt अपडेट जो कमांड है उसको चाहिए हायर लेवल की परमिशंस। ओके, तो अगर मुझे परमिशन मिल रही है सेम लेवल पे, तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे sudo शू कर देता हूँ एक बार, अब मैं यहाँ पे कौन हूँ? मैं रूट यूजर हूँ, क्लियर है, जो कि मेरा एडमिन होता है यहाँ पे। नाउ आई हैव द प्रिविलेजेस ऑफ अ हायर अथॉरिटी। अब मैं सिंपली यहाँ पे apt अपडेट चला सकता हूँ, बिकॉज आई हैव परमिशंस नाउ, आई एम द एडमिन। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। अगर आपने प्रिविलेज ली है किसी हायर अथॉरिटी की या फिर हायर यूजर की, देन वी कॉल इट अ वर्टिकल। अगर आपके पास परमिशन मिली है सिंपल सेम लेवल पे ही किसी और यूजर की, यूजर सेम लेवल पे ही है, you both have the same privileges, we call it a horizontal privilege escalation. Any query, any doubt? समझ में ना आया हो फिर बताता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सुना भैया। अगर आपको प्रिविलेज मिली है सेम लेवल पे, then it's a horizontal one. If you get the privilege on higher authority, we call it a vertical privilege escalation. सिंपल सा एग्जांपल था, अगर सिद्धार्थ की तरह ही कोई और यूजर रजिस्टर्ड है इस मशीन पे और मैं उसकी आईडी पे लॉगिन कर लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ सिद्धार्थ की जगह मैंने प्रिविलेजेस ली किसी और अकाउंट की, अब सिद्धार्थ की जगह राम आ गया, ठीक है, लेकिन वो भी तो एपीटी अपडेट नहीं चला सकता, राइट। तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन, मतलब दोनों ही यूजर सेम लेवल पे हैं, दे डोंट हैव द हायर अथॉरिटी परमिशंस। अगर मैं यहाँ पे sudo शू कर दूं, देन आई एम द रूट यूजर, इसके पास फुल अथॉरिटी है, तो वी कॉल इट अ वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। क्लियर? Then after the privilege escalation part, we have something called keyloggers. Keyloggers जनरली आपका जो की स्ट्रोक्स होते हैं जो आप टाइप करते हो कीबोर्ड के थ्रू, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। तो किसी हैकर के पास अपनी एक सॉकेट के थ्रू या फिर ओवर द नेटवर्क भेज देते हैं, सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करेंगे और हैकर के पास भेज देंगे। क्लियर है? कीलॉगर्स। देन वी हैव सम एंटी कीलॉगर सॉफ्टवेयर्स जो आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि आपके जो की स्ट्रोक्स हैं वो रिकॉर्ड ना हो, और इन केस कोई कीलॉगर एक्टिव है आपके डिवाइस में, आपकी मशीन में, उसे डिटेक्ट करेगा, उसको रिमूव कर देगा। बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एंटी कीलॉगर सॉफ्टवेयर, राइट। वी हैव सम काउंटर मेजर्स, हम कैसे बच सकते हैं फ्रॉम कीलॉगर्स। फर्स्ट वन इज डोंट क्लिक ऑन डाउटफुल लिंक्स। ये नहीं है कि आपके पास कोई व्हाट्सएप पे लिंक आया, कोई ईमेल आई, इसमें लिंक है, आपने इस पर क्लिक कर दिया, वो कह रहा है डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, या फिर ये ओपन कर दो, वो कर दो, आपने कर दिया सब। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। देन यू कैन इंस्टॉल एंटी कीलॉगर सॉफ्टवेयर्स जो हमने अभी देखे थे। देन यू कैन यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स। अगर आपने नेट बैंकिंग ट्राई की हो, कभी यूज किया, तो वहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स मिलते हैं आपको, या फिजिकल कीबोर्ड्स की जगह ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स को यूज करो फॉर एंटरिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। यू कैन फिजिकली मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ अ सिस्टम, कि कोई मलेशियस एक्टिविटी को या फिर कोई मलेशियस सर्विस या फिर कहीं कोई मलेशियस कनेक्शन स्टैब्लिश तो नहीं हो रहा है मेरी मशीन से कहीं अटैकर के पास, वो सब आता है फिजिकल मॉनिटरिंग में। देन होस्ट बेस्ड आईडीएस, मतलब कि आप फायरवॉल लगा सकते हो, इंट्रूजन डिटेक्शन जिसे हम बोलते हैं, सिंपल। अगर सिस्टम कोई गलत चीज दिखती है, कोई गलत एक्टिविटी दिखती है, कोई हार्मफुल एक्टिविटी दिखती है, तो उसको फटाफट बंद कर देगा, क्लोज कर देगा, टर्मिनेट कर देगा उसको। वो सब आता है होस्ट बेस्ड आईडीएस का पार्ट, एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, सिंपल आईडीएस को। देन यू कैन स्कैन फॉर फाइल स्कैनिंग प्रायर टू इंस्टॉलेशन। ये पहले बहुत होता था, कि हम जब स्टार्टिंग में 2000 आई थिंक 12, 13, 14, 15 के आसपास की बात है, तब नेट काफी कम होता था,
₹5 में 30 MB मिलती थी आई थिंक। तब हम फाइल्स जनरली शेयर्ड के थ्रू शेयर करते थे, एप्लीकेशन फाइल्स, एपीकेस, याद है? आई होप मेरी आवाज आ रही है। हेलो, हेलो, हेलो। यूरो हेलो। हेलो, आ रही है मेरी हेलो। आवाज? यस सर। चलो ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि फाइल स्कैनिंग प्रायर टू इंस्टॉलेशन, कि वो क्या क्या परमिशंस मांग रहा है सॉफ्टवेयर, कि किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट करने वाला है, कौन सी सर्विस वो यूज़ करने वाला है, वो सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो बिफोर द इंस्टॉलेशन पार्ट। ठीक, ये मोबाइल्स में बहुत होता है कि हम प्रिविलेजेस चेक नहीं करते कि वो क्या चीज़ की परमिशन मांग रहा है, परमिशन फॉर माइक, परमिशन फॉर स्टोरेज, परमिशन फॉर कैमरा एंड ऑल डिफरेंट थिंग, राइट? वो चीज़ें चेक करनी चाहिए हमें कि किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है वो, कौन कौन सा रिसोर्स यूज़ करने वाला है वो। विदाउट परमिशन जो हम जब जैसे ऐप यूज करते हैं, विदाउट परमिशन वो ऐप यूज करने देता ही नहीं हमें। नहीं, कि स्टार्टिंग में होता था, अगर मैं बताऊं तो 2015 के आसपास ज़्यादा होता था ये, कि उस टाइम पे इंटरनेट काफ़ी कम था हमारे पास, तो हम सिंपल शेयर के थ्रू फाइल शेयर करते थे। नहीं सर, सिंपल अभी भी ऐप्स हैं जो अगर विदाउट अगर अगर डिनाई कर देते हैं परमिशन तो वो ऐप यूज हो जाती है। एक्चुअली अब ये भी अभी भी होता है ये, बट यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में इफ यू वांट टू डिनाई द परमिशन यू कैन डिनाई एंड यूज द एप्लीकेशन। अगर आपने सुना हो जीडीपीआर के बारे में कुछ, एनी आइडिया अबाउट जीडीपीआर? नो सर। नो सर। इस बारे में ना जरूर पढ़ लेना जीडीपीआर के बारे में तो। ओके सर। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है जीडीपीआर, तो पढ़ना चाहिए इसके बारे में एक बार। तो यू कैन गो ऑन द एनी लिंक, कोई भी खोल लेना, कोई भी देख लेना, ठीक है? अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं मैं, तो यूरोप में डाटा प्राइवेसी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है? कि कौन सी कंपनी आपका किस टाइप का डाटा ले सकती है, बट यूजर के पास उसका पूरा पूरा कंट्रोल है कि डाटा मेरा कब तक स्टोर होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि डिलीट करो इसको अभी की अभी, तो अभी की अभी डिलीट होगा वो। ये नहीं है कि वो उसके बावजूद भी स्टोर है बैकअप पे, नहीं, बैकअप से भी डिलीट होगा। अगर इन केस डेटा ब्रीच होता है कंपनी की तरफ से, तो कंपनी को एज अ पेनल्टी पे करना पड़ता है कस्टमर्स को भी और सरकार को भी इन यूरोप, राइट? ये कुछ इसके स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सी चीजें हैं और बहुत सी कंपनीज ने पेनल्टीज पे भी की हैं इसके लिए। अगर इसका सिंपल एग्जांपल दूं, फेसबुक का ही जीडीपीआर देख रहे हो, फेस अ फाइन ऑफ $2.2 बिलियन। दिख रहा है ये, रिस्क इनविजिबल होगी। तो बहुत सी कंपनी ने फाइन भी पे किया है ऐसा ऐसा, राइट? अगर वो जीडीपीआर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और वो यूरोप के कस्टमर्स का डाटा ले रहे हैं, तब भी उन पे फाइन एप्लीकेबल होगा। लाइक वो जीडीपीआर के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और यूरोप से डाटा ले रहे हैं कस्टमर्स का, राइट? तब भी उन्हें फाइन पे करना पड़ता है। एक बार जरूर पढ़ लेना जीडीपीआर के बारे में। तो इंडिया का भी अपना खुद का जीडीपीआर आ रहा है, अभी पास नहीं हुआ है उससे, लेकिन अभी चल रहा है, इस पे काम चल रहा है अभी, राइट? So you must go through this link. But put the link on the topic, right? So after the keyloggers, we have some adwares. आपने देखा हो कि आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की मोबाइल में,
वो एप्लीकेशन कुछ कर रही है, लेकिन उसके बाद ही आपको बार-बार एड्स दिखने शुरू हो गए अपने स्क्रीन पे। आपको यस सर। नोटिफ़िकेशन आ रही है बार-बार एड्स की, राइट? वो सब पार्ट होता है एडवेयर्स का, कि आपको एड्स दिखा रहे हैं वो और अपना पैसा बना रहे हैं। वो सिंपल एग्ज़ाम्पल है एडवेयर्स का, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मोबाइल्स के लिए ही आते हैं एडवेयर्स, एडवेयर्स हर चीज़ के लिए मिलते हैं आपको। तो वेबसाइट्स, आपने कोई सर्विस ली कहीं से, वो आपको एड्स शो कर रहा है आपकी वेबसाइट पे बिना पूछे ही। कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, वो आपको एड्स दे रहा है, वो भी इसी का पार्ट आता है एडवेयर का। इनका मेन काम एड्स शो करना है विदाउट एनी परमिशन, राइट? देन वी हैव सम स्पाईवेयर्स। स्पाईवेयर्स अगर मैं बताऊँ तो कीलॉगर्स का ही एडवांस वर्ज़न है। ये आपके कीस्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं, आपके कैमरा को रिकॉर्ड करते हैं, आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं कि आपने कहाँ पे क्लिक किया, कौन-सा फ़ोल्डर खोला, सब कुछ। आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं ये। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन सबको मॉनिटर कर सकते हैं ये इन द सेम टाइम। वी कॉल इट अ स्पाईवेयर। क्लियर है? अगर आपने देखा हो तो कॉर्पोरेट्स में या फिर कहीं भी लैपटॉप का जो कैमरा होता है, उसके ऊपर टेप लगा के रखते हैं लोग। यस सर। हाँ, क्योंकि स्पाईवेयर्स को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है और इनका हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, राइट? दीज़ आर द स्पाईवेयर्स जो कीलॉगर्स का ही एडवांस वर्ज़न है। कीस्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं, आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी माइक रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर सिंपल एग्जांपल तो मैंने आपको आई थिंक वोल्ट 7 के बारे में बताया होगा। यस सर। नाम सुना है वोल्ट 7 का? चलो, यस। वोल्ट 7 के बारे में पढ़ा था कुछ आपने? जो मैंने बताया वही सुना था बस। नहीं सर, पढ़ा था एक बार विकिपीडिया पे। चलो, आई थिंक इसका कोई पार्ट था। फिर ये लाइन पढ़ो एक बार। टैक्स। Peak angel placed in target fake mode off so that the owner falsely believes the TV is off when it is on. In fake off mode, the TV operates as a bug recording conversation in the room and sending them over the internet. समझ रहे हो? यस सर। अगर वहाँ पे कैमरा होता तो वो कैमरे भी रिकॉर्ड करता। एक सिंपल एग्जांपल दिया मैंने जस्ट स्पाईवेयर का, राइट? So if any device or any software is monitoring your or recording your voice, recording your camera, recording your keystroke, recording your activities, and transmitting it to attacker's server or any unintentional server जिसपे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई काम का नहीं है हमारे, हमने बताया भी नहीं कि वहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स या फिर हमारे कुछ डिटेल स्टोर होनी चाहिए, वो तब भी वहाँ भेज रहा है। We simply call it a spyware software, right? And after spyware, we have some rootkits. Rootkits बताऊं तो आप जब सिस्टम को हैक करते हो जनरली तो आपको यूजर की एक्सेस मिलती है बाय डिफॉल्ट। आपको जरूरी नहीं कि हर बार एडमिन की एक्सेस मिलेगी। आपको अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो विंडोज में आपको सिस्टम 32 मिल रहा है, मतलब आपके पास एडमिन की एक्सेस है। और आपको यूजर का नाम दिख रहा है टर्मिनल पे, लाइक ऐसा कुछ मिला है C:// एंड डेस्कटॉप, तो ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें यूजर का नाम है, देन यू आर अ नॉन रूट यूजर और यू आर नॉट एडमिन। बट इन केस आपको वहाँ पे सिस्टम 32 दिख रहा है विंडोज में इन डायरेक्टरी, विंडोज स्लैश सिस्टम 32 दिख रहा है आपको, देन यू हैव द एडमिन एक्सेस। रूटकिट्स का मेन पर्पस क्या है? रूटकिट्स आपको डायरेक्टली एडमिन के एक्सेस देते हैं। इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल है, ठीक है? एंड देयर आर टू टाइप ऑफ रूटकिट्स। द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन लेवल, सेकंड वन इज कर्नल लेवल। कर्नल लेवल रूटकिट्स का कोई खास इलाज नहीं है हमारे पास, हमें पूरा पूरा सिस्टम फ्लैश करके दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ता है फ्रेश। ओके, इन केस ऑफ कर्नल लेवल रूटकिट, बिकॉज ये हार्डवेयर में खुद को बाइंड करता है। डिटेक्शन दोनों की ही मुश्किल है, बट एप्लीकेशन को काफी हद तक जो हमारे एंटीवायरस आते हैं वो इसको ढूंढ देते हैं, एप्लीकेशन लेवल रूटकिट्स को।
right? And they simply alert you and remove the application. बट कर्नल लेवल रूट किट्स को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है और आपको एडमिन की एक्सेस मिलती है इसमें हमेशा रूट किट्स में, क्लियर है? और एज ए बैकडोर भी काफी बढ़िया काम करते हैं रूट किट्स हमारे। तो ये रूट किट्स को हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल करेंगे हम मेलवेयर थ्रेड्स का, तब रूट किट को देखेंगे कि रूट किट बनाते कैसे हैं या फिर कैसे बना सकते हैं हम, राइट? हम इसको बाद में देखेंगे। इसका मेन मोटिव समझ लो रूट किट्स का। Rootkits is a software designed to provide privileged access to a remote user over the system, create a backdoor, deployed after attacker gain higher level access of a system. Rootkits often mask their existence to avoid detection. बात वही है, आपको एडमिन की एक्सेस मिलेगी टर्मिनल पे, जिनको डिटेक्ट करना मुश्किल है बिकॉज ये खुद को मास्क कर लेते हैं, और रूटकिट्स आप सिस्टम पे एडमिन की एक्सेस लेने के बाद डिप्लॉय करते हो फॉर अ परसिस्टेंट कनेक्शन टू क्रिएट अ बैकडोर, क्लियर है? Then we have some detection methods जो एंटीवायरस या फिर कोई सॉफ्टवेयर्स जनरली यूज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग रूटकिट्स। द फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी बेस्ड डिटेक्शन। आपने हैश के बारे में सुना है? अगर हमने जब विंडोज डाउनलोड की थी, नॉट विंडोज, काली डाउनलोड की थी जब हमने, when you download a software or any kind of operating system, you get a hash value। ये दिख रही है यहाँ पे? यस सर। आप जब डाउनलोड करते हो तो आपको सिंपली इसका MD5 हैश कैलकुलेट करना होता है और इससे मैच करना होता है। डिपेंड करता है यहाँ पे हैश एल्गोरिथम कौन सा यूज हुआ है। यहाँ पे SHA-256 है, सिंपली फाइल को डाउनलोड करो, SHA-256 कैलकुलेट करो और मैच करो। इन केस डिफरेंस आता है आपके सॉफ्टवेयर में टैंपरिंग है, आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं मिला है आपको, क्लियर है? इंटीग्रिटी बेस्ड डिटेक्शन का मतलब यही है कि जो हैश वैल्यू डेवलपर ने या फिर जो कंपनी जहाँ पे सॉफ्टवेयर परचेज किया है उसने सेट की है, अगर वहां से उसकी हैश वैल्यू मैच हो जाती है, इंटीग्रिटी उसकी सेम रहती है, तो कोई मॉडिफिकेशन कोई टैंपरिंग नहीं हुई है, तो आपका जो सिस्टम है वो जेन्युइन है, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो वो ऑथेंटिक है, सही है, वो कोई टैंपरिंग नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है उसके अंदर। ये एक तरीका है जिससे आप रूटकिट्स को ढूंढ सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिटी बेस्ड डिटेक्शन पार्ट, राइट? आफ्टर द इंटीग्रिटी वी हैव सम इंस्टॉल एप्लीकेशन। कोई अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो बाहर से और उसके थ्रू आप रूटकिट्स को ढूंढो। एंड फॉर दैट पार्ट, फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर है कुछ माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनल रूटकिट रिवीलर एंड सोपहोस एंटी रूटकिट। सोपहोस का एंटी रूटकिट काफी सही सॉफ्टवेयर है, तो सोपहोस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, राइट? इसके यूटीएम्स आते हैं, स्पेशली इसका मेन फोकस नेटवर्किंग पे रहता है सोपहोस का। एंड फॉर यूनिक्स पार्ट आप जेफो और CH रूटकिट जो टूल्स हैं हमारे उन्हें यूज कर सकते हो, राइट? देन वी हैव सम बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन पार्ट एज वेल। कि आपका सिस्टम मिसबिहेव कर रहा है, कि अपने आप रिस्टार्ट हो रहा है, BSOD आ रही है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जिसे हम बोलते हैं, कि वो सैड सा फेस आता है एरर कोड के साथ ब्लू स्क्रीन पे, उसे हम बोलते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ और द BSOD। तो बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन भी होता है रूटकिट्स का आपका। देन एंटी रूटकिट सॉफ्टवेयर भी आते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है ओके अलग से थ्रू थर्ड पार्टी। ये हमारा था इंस्टॉल एप्लीकेशन OS फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स। ये नहीं कि आप कहीं से भी डाउनलोड कर रहे हो, अगर आपको कोई टूल डाउनलोड करना है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो ऑथेंटिक स्पेस से ही डाउनलोड करो हमेशा उसको, एंड वेरीफाई द इंटीग्रिटी एज वेल, राइट? देन डिप्लॉइंग अ नेटवर्क फायरवॉल। इन केस कहीं उस पे वो हमारी रूटकिट जो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रही है, तो आप फायरवॉल के थ्रू ब्रेक कर सकते हो, कनेक्शन स्टैब्लिश हो ही ना कहीं पे, आप सिंपल आउटबाउंड रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो वहाँ पे कि सिर्फ कनेक्शन यहाँ से कहीं कनेक्शन स्टैब्लिश ही ना हो, या फिर इस पोर्ट्स पे ही स्पेसिफिक इन्हीं पोर्ट्स पे कनेक्शन स्टैब्लिश हो। इफ द रूटकिट इज यूजिंग अनदर पोर्ट नंबर, कनेक्शन स्टैब्लिश ही नहीं होगा आपका, राइट? देन दिस इज द होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ये हमारे सिस्टम लेवल पे हो गया और ये पूरे नेटवर्क लेवल पे हो गया। दोनों पे बात वही है, फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है, पोर्ट कनेक्शन पार्ट, राइट? ये कुछ मेथड्स थे फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग
the rootkit connection and rootkits, right? And after rootkits, we have some file systems. फाइल सिस्टम्स अगर मैं समझाऊं आपको, विंडोज में आप NTFS और FAT यूज करते हो, बट इन लिनक्स आप एक्सटेंडेड वर्जन यूज करते हो लिनक्स का। मैं कैसे बताऊं आपको, लेट्स सी। आई कांट शो यू द, ये रहा, दिख रहा है 500 GB ext4। ext4 इज द वर्जन। लिनक्स में आप ext यूज करते हो एक्सटेंडेड वर्जन, और विंडोज में आप NTFS, FAT या फिर xFAT यूज करते हो। क्लियर है? आपका लिनक्स NTFS, FAT, xFAT तीनों सपोर्ट करता है, बट आपका जो विंडोज है वो ext सपोर्ट नहीं करता, राइट? तो इनकेस आपने कोई हार्ड डिस्क जो कि आपने फॉर्मेट कर दी ext के लिए, तो विंडोज में आपको उसको रिफॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा हुआ तो भी वो आपको नहीं दिखाएगा विंडोज में, सिर्फ लिनक्स में ही दिखाएगा, बिकॉज ext फॉर्मेट लिनक्स में सपोर्टेड है, विंडोज में सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, वी हैव सम फाइल फॉर्मेट्स। द फर्स्ट वन इज NTFS, द न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो विंडोज में सपोर्टेड है अब लेटेस्ट वाले में सब में, राइट? XP से ही सपोर्टेड है ये, और सॉरी NT से सपोर्टेड है, अब सब में NTFS ही मिलता है आपको। FAT भी सपोर्टेड रहता है आपका, फाइल एलोकेशन टेबल जिसे हम बोलते हैं सिंपल। ओके, ये स्मॉल डिस्क के लिए बना गया था आपका, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हर फाइल सिस्टम की अपनी अपनी, तो उनको ओवरकम करने के लिए हम नए वर्जन के साथ चलते हैं हमेशा। हम अभी ext4 वर्जन यूज कर रहे हैं, द एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम जिसे हम बोलते हैं सिंपल, तो ये स्पेशली लिनक्स के लिए ही डेवलप किया गया था। दिस इज द फर्स्ट फाइल सिस्टम क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर लिनक्स कर्नल्स, राइट? आफ्टर द फाइल सिस्टम वी हैव सम स्टेगनोग्राफी। इसका नाम स्टेगनोग्राफी, व्हाट इज स्टेगनोग्राफी? Any idea about steganography, guys? No, sir. And Abhishek, any idea about steganography? Sir, kind of encryption. Type of encryption कह सकते हो, but in steganography we actually hide the information. Suppose मेरी कोई TXT फाइल है, वो सेंसिटिव नोट्स है मेरे, मुझे वो हाइड करने हैं, तो मैं एक इमेज फाइल लूंगा, उस इमेज फाइल के अंदर ही मैं नोट्स डाल दूंगा सारे के सारे। इनकेस जब भी कोई उस फाइल को ओपन करेगा, उसे सिर्फ एक सिंपल इमेज दिखेगी, राइट? उस टेक्निक को हम बोलते हैं स्टेगनोग्राफी, हाइडिंग डेटा behind the image, audio, video or any exe files and all different things. डाटा जब आप हाइड करते हो उसे हम बोलते हैं सिंपल स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी इज अ टेक्निक फॉर हाइडिंग sensitive information in an ordinary message to ensure the confidentiality, कोई और उसको ना देख पाए, सिंपल। ओके, स्टेगनोग्राफी use encryption to maintain the confidentiality and integrity. It hides the encrypted data to avoid detection. स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन यूज होती है, इसमें एक AES यूज होता है, DES डेप्रिकेटेड है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इंक्रिप्शन का पार्ट आएगा तो क्रिप्टोग्राफी में। लाइक व्हाट इज AES, व्हाट इज DES, राइट? वो बाद में देख लेंगे हम, व्हाट इज एन्क्रिप्शन एंड व्हाट इज अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्क्रिप्शन। ठीक है, तो स्टेगनोग्राफी इज ऑल अबाउट द टेक्निक यूज्ड फॉर हाइडिंग इंफॉर्मेशन। देयर आर वी हैव सम टेक्निक्स, जैसे इस चीज के अंदर आप इंफॉर्मेशन हाइड कर सकते हो। वी हैव सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज इमेजेस, यू कैन हाइड डाटा इन इमेजेस। आपने CTF परफॉर्म किए हो आज तक? CTFs किए हैं कभी? CTFs परफॉर्म किए हैं कभी? No, sir. नहीं किया। When you perform a CTF, you have challenges like enumerating data। आपको इमेज के अंदर से या फिर ऑडियो फाइल के अंदर से डाटा निकालना होता है। You have challenges जिनमें आपको इमेज के अंदर से, वीडियो के अंदर से, फाइल के अंदर से डाटा निकालना होता है। इन दीज चैलेंजेस आपके जो डाटा होता है वो सिंपल होता है, एक सिंपल फ्लैग जिसे हम बोलते हैं, इन फॉर्मेट ऑफ समथिंग लाइक TH
इस मतलब सिंपल एनकोडिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज करते हो फ्लैग के लिए। एक सिंपल स्ट्रिंग होता है जिसको आप फ्लैग बोलते हैं, वो स्ट्रिंग ढूंढना होता है इस केस में, इन दिस चैलेंजेस TTFs में, राइट। एक्चुअल में स्टेगोग्राफी का मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हो, क्लियर है। तो यू कैन हाइड इंफॉर्मेशन बिहाइंड एन इमेज। आपको एक्चुअली जब उस इमेज को ओपन करोगे आपको एक्चुअल इमेज ही दिखेगी, यू वोंट सी द डाटा, तो सिंपल डाटा नहीं मिलेगा देखने से। ओके, you can hide data behind a video, inside a video, inside an audio file as well. Multiple ways स्टेगनोग्राफी के ये कुछ कॉमन थे, images, video and audio, ठीक है। Then after this we have the covering tracks part. हमने जब 5 फेज पढ़े थे, the 5 phases of hacking, तो हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फेज था क्लियरिंग लॉग्स, ताकि हम अपनी आइडेंटिटी छुपा सकें। इन केस हमारा हैक इनसक्सेसफुल रहता है तब भी हमें अपनी आईडी छुपानी होती है। सपोज आपको सिंपल यूजर की एक्सेस मिली बट यू वांट द एडमिन एक्सेस, तो आप वो नहीं कर पाए, आपको उस केस में भी लॉग्स को क्लियर करना होता है। लेकिन लॉग्स क्लियर करने के लिए आपको जनरली एडमिन की एक्सेस नहीं होती है, ये हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में, राइट। दिस इज कवरिंग ट्रैक्स कि आपको लॉग्स पार्टीशन जो भी है वो डिलीट करने हैं इन विंडोज एंड लिनक्स यूनिक्स जो भी आप यूज कर रहे हो। तो कॉमन टेक्निक्स क्या है कि आप ऑडिटिंग ही डिसेबल कर दो कि लॉग्स किस चीज के लिए स्टोर होंगे, आप लॉग्स को स्टोर ही मत होने दो, राइट। ये भी एक तरीका है। सेकेंड वन इज कि लॉग्स को क्लियर कर दो आप, या फिर जो लॉग्स फाइल जनरेट हुए उन सबको डिलीट कर दिया मैंने। एंड थर्ड वन इज लॉग्स को मैनिपुलेट कर दिया, कनेक्शन कहाँ से स्टैब्लिश हुआ था, मैंने किसी और की आईपी डाल दी वहां पे। ये काम सबसे मुश्किल रहता है, मैनिपुलेटिंग लॉग्स, राइट। और सबसे सिंपल है आपका क्लियरिंग लॉग्स का पार्ट, कि अपने लॉग्स फाइल को डिलीट कर दिया पूरा पूरा, कुछ है ही नहीं वहां पे अब, ठीक है। सो एनी क्वेरी इन दिस theoretical portion, like what is password cracking, a good password, characteristics, password based attacks, okay, privilege escalation, keyloggers, adware, spyware, rootkits, and the file system part, technography part. Any queries this theory portion? No problem. All clear? Yes. Yeah. So प्रैक्टिकल पार्ट में आज हम थोड़ा ही कर पाएंगे आई थिंक, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट विद पासवर्ड क्रैकिंग पार्ट, हमारा जो पहला गोल था पासवर्ड क्रैकिंग पार्ट। तो आई विल बी यूजिंग विंडोज 7। लेट्स स्टार्ट दिस एंड आई विल बी यूजिंग काली। काली की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं पासवर्ड क्रैकिंग वाले पार्ट में, तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा अभी के लिए। विंडोज 7 स्टिकी कीज के बारे में सुना है? व्हाट आर स्टिकी कीज? हेलो, स्टिकी कीज के बारे में सुना है आपने? Hello. ओके, हेलो, Yes, sir. आई एम आस्किंग, you have any idea about sticky keys? No, sir. If you are using Windows and you press the shift or the control key, any one of them 5 times, not this. Let me use my another machine. Let's go with this. आप जब 5 टाइम्स शिफ्ट की या फिर कंट्रोल की प्रेस करते हो आपको एक पॉपअप मिलता है स्टिकी कीज का।
तो अब मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता, मैं क्या कर सकता हूँ? इसको सिंपल पावर ऑफ कर रहा हूँ अभी के लिए, सिंपल रिस्टार्ट गैस। अब मुझे यहाँ पे ये रिकवरी विंडो दिख रही है, इस पे देखी होगी पहले। तो आई एम गोइंग विद सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट। तो पासवर्ड के क्रैकिंग पार्ट, आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट वाज अ बूटेबल पेन ड्राइव। विंडोज बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी आपको। आई होप आपने विंडोज बूट की होंगी पहले सिस्टम में। विंडोज इंस्टॉल किए सिस्टम में अपने पहले? हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो, ओके, जब तक रिप्लाई नहीं करोगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हेलो, हेलो। आपने पहले विंडोज इंस्टॉल की है अपने सिस्टम में कभी? हेलो। हेलो, हेलो सर, आवाज आ रही सर मेरी? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है आप तक? थोड़ी सी कट कट के आ रही सर। थोड़ी- आपने पहले विंडोज इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में कभी? विंडोज इंस्टॉल तो हाँ। नहीं की सर, नहीं की अभी तक। एंड अभिषेक? अभिषेक है ही नहीं, नॉट एन इशू। आप जब पेन ड्राइव से विंडोज को बूट करते हो तो आपको ये इमेज देखने को मिलती है और विंडो इंस्टॉलेशन पार्ट, ओके राइट? सर। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द रिपेयर योर कंप्यूटर ऑप्शन, जो लेफ्ट साइड में नीचे दिख रहा है आपको, रिपेयर योर कंप्यूटर। ये इमेज क्लियर नहीं है, लेट मी सी कोई और इमेज मिलती है तो मुझे। विंडोज 7 में ऐसे दिखता है आपको, दिस इज द इमेज फॉर विंडोज 7। ओके सर। यहाँ पे ऑप्शन रहता है रिपेयर योर कंप्यूटर। यस सर, दिख रहा है। क्लिक ऑन दिस रिपेयर योर कंप्यूटर बटन, तो मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं उनमें से। वेयर आर दिस ऑप्शन? मैं अपने विंडो इंस्टॉल नहीं की पहले, कैसे समझाऊं फिर मैं आपको उसके इसका? मुझे भी नहीं पता। आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, आई होप इट्स विजिबल। यस सर। आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलते हैं यहाँ पे ओके। रिपेयरिंग बोर्ड में। ओके, यू हैव टू चूज द कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन ओके सर। एंड यू हैव टू एंटर द कमांड। ये कमांड नहीं लिखी मैंने, और मैं लिख देता हूँ कि आपको एक सिंपल सी कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है, नेट यूजर। अगर आप सिंपल ये कमांड लिखते हो तो आपको वो यूजर्स की लिस्ट देगा, कौन कौन से यूजर अवेलेबल है सिस्टम में। ओके। Okay. For changing the password, creating a new password for the user, you simply write net user username or asterisk
for creating new password. राइट, आप ओके सर। सिंपल इस तरीके से मशीन का पासवर्ड क्रैक कर पाओगे। सिंपल एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए आपको जस्ट, और ये 2 छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म जिससे आप पासवर्ड क्रैक कर पाओगे सिंपल। ठीक है, ओके सर। तो दिस पासवर्ड क्या था? बस एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल्स को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर, या तो क्योंकि अभी अभिषेक भी नहीं है और ओके सर। शैलेंद्र सर भी नहीं है। यस सर। सिस्टम हैकिंग के प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम भी लगेगा इनमें। यस। तो नेक्स्ट पूरी क्लास में सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही कर लेंगे हम। राइट, ओके सर। तो कल हमारी मंडे को। छुट्टी है। हाँ, मंडे को कल हमारी छुट्टी है। देन वी हैव सैटरडे एंड संडे। ओके या सर, आपकी इंस्टाग्राम आईडी मिल सकती है? इंस्टाग्राम की आईडी क्यों? सर कुछ डाउट हो तो पूछ लूंगा इंस्टाग्राम पे। आप मुझे मेल कर दो, मेरी मेल आईडी होगी आपके पास। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता मैं, ओके सर। तो मैसेज कर देता हूँ। थैंक यू सर। कोई क्वेरी हो यहाँ पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको मेल का जवाब मिल जाएगा। ओके सर। एंड यू कैन कॉल थ्रू योर काउंसलर। अगर फोन पे बात करनी हो तो काउंसलर से कॉल कर देना, वो बात करवा देगी आप। ओके सर। ओके, ओके। सो इसका प्रैक्टिकल पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपका। ठीक है, जब सभी अवेलेबल होंगे, अभिषेक, शैलेंद्र सर सब। ओके ऑलराइट, सर, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, यस सर। और रिकॉर्डिंग्स आप अपने काउंसलर के थ्रू ले लेना। ओके सर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। You're welcome.